नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको पसंद आ रहे होंगे और आप उन्हें पूरा देख रहे होंगे। और वीडियो को आप पूरा देखिए, बीच में स्किप मत कीजिए, वीडियो लगातार देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को जिस प्रकार आप सहयोग दे रहे हो उसी प्रकार से देते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करवाइए। आज अपने पार्ट नंबर 25 विज्ञान जो 10th क्लास है उसमें अध्ययन करेंगे कार्बन व उसके यौगिक। कार्बन व उसके यौगिक में जो चैप्टर का नाम है, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ और उस टॉपिक का नाम है CNG। टॉपिक का नाम क्या है? CNG, अर्थात जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। संपीड़ित, कंप्रेस्ड का अर्थ होता है संपीड़ित, नेचुरल प्राकृतिक और गैस गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस, और जिसे शॉर्ट में क्या कहते हैं? CNG। शॉर्ट में क्या कहते हैं? CNG। तो देखो मैंने ये आपके सामने पॉइंट नोट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो बच्चों, CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, यानी इसको संपीड़ित करके, कंप्रेस्ड का अर्थ संपीड़ित होता है, नेचुरल का अर्थ होता है प्राकृतिक और गैस गैस होती है, ठीक है। तो CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है। CNG का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित का अर्थ होता है दबाना, प्रेशर करके दबाना, दाब दे करके जो दबाया जाता है वो क्या होता है? संपीड़ित कहलाता है, ठीक है ना। तो CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, यानी इसे संपीड़ित गैस भी कहते हैं। फिर अगला पॉइंट देखो, दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। इसका मुख्य घटक मेथेन। मुख्य घटक क्या होता है इसका? मेथेन होता है, जो 80 से 90% पाया जाता है। कितना होता है? 80 से 90% तक होता है। जबकि कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन इसमें होते हैं। हाइड्रोकार्बन जैसे कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाते हैं, अपने जो पीछे पढ़ा था, वो अन्य मात्रा में इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी मुख्य घटक के रूप में मेथेन ही होता है। CNG में मुख्य घटक के रूप में क्या होता है? मेथेन होते हैं, जिसकी प्रतिशत मात्रा 80 से 90% होती है। और कुछ अन्य हाइड्रोकार्बन इसमें पाए जाते हैं। और इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा, ये प्रतिशत लिखा है मैंने, चिन्ह लगाया है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा कम होती है। कार्बन की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? कम होती है, ठीक है। अतः इसके दहन से CO, दहन से यानी जलाने से, दहन का मतलब क्या होता है? जलाने से, दहन से CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। CO कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड। और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है। ये फायदा है इसका, ठीक है, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड और वो कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों खतरनाक गैसें हैं। तो इसमें कार्बन की मात्रा कम पाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा कम होने के कारण ये इसका एक फायदा भी है, ठीक है ना। तो ये बात अच्छी होगी इसके लिए कि कार्बन की मात्रा कम होने के कारण इसको जलाने पर CO का नाम क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। CO का नाम क्या होता है? यहाँ लिख देता हूं मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO का नाम, ठीक है। ये यहाँ लिख दिया मैंने, CO का नाम अलग से इसका, ठीक है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और CO2 आप जानते ही हो, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम मात्रा में निकलती है। क्या कारण है? क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। कार्बन की मात्रा कम होगी तो ये कम निकलेंगे। क्यों? ये इन गैसों में कार्बन मुख्य होता है, मुख्य रूप से C पाया जाता है। तो C इसमें कम होगा तो ये बनेगी भी क्या? कम। उसमें भी C होता है कार्बन मोनोऑक्साइड में, ठीक है। अगला देखो, पेट्रोलियम उत्पादों की तुलना में, यानी पेट्रोलियम के जो अन्य उत्पाद हैं जैसे डीजल है, पेट्रोल है, ये पेट्रोलियम उत्पाद है, और भी हैं, उत्पादों की तुलना में पर्यावरण के लिए ये कम हानिकारक है। यानी वो जो होते हैं ना, जो पेट्रोल के उत्पाद हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, ये खतरनाक होते हैं पर्यावरण के लिए, उनकी तुलना में ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, ठीक है। तो ये एक बड़ा फायदा हो गया CNG का। अगला, पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में, पृथ्वी की गहराई में इसको प्राप्त किया जाता है। और वो कैसे? पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली
गैसों को, पाई जाने वाली गैसों को प्राकृतिक गैस कहते हैं। पाई जाने वाली गैसों को क्या कहते हैं? प्राकृतिक गैस। ये यहाँ एक परिभाषा बन गई, डेफिनेशन क्रिएट हो गई प्राकृतिक गैस की, कि पृथ्वी की गहराई में पेट्रोलियम के ऊपर परत के रूप में पाई जाने वाली गैसों को प्राकृतिक गैस कहते हैं। और इन प्राकृतिक गैसों को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है, इन प्राकृतिक गैसों को जब उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसे ही संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। उच्च ताप पर संपीड़ित किया जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं? संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। ठीक है ना? तो गैसों को प्राकृतिक गैस कहते हैं, और इन प्राकृतिक गैसों को जब उच्च ताप पर संपीड़ित करें तो उसे ही संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहते हैं। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब देखो एक और विशेष फायदा क्या है, जो लास्ट पॉइंट है इसका, विशेष फायदा क्या है कि सीएनजी जो है वो एलपीजी से बेस्ट होती है। ये मैंने लिख रखा है यहाँ, सीएनजी है वो एलपीजी से बेस्ट गैस होती है। कैसे? कि जो एलपीजी है उसे पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त किया जाता है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से फिर संपीड़ित करके फिर उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है। जबकि ये जो है इसका सीएनजी का मैंने बता ही दिया किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, जबकि सीएनजी है वो एलपीजी से बेस्ट गैस होती है। कैसे? इसका कारण क्या है? क्योंकि ये जो है वो हल्की होती है। ये क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होने के कारण वातावरण में आसानी से फैल जाती है, जबकि ये भारी होती है। जबकि ये दूसरी क्या होती है? भारी होती है। ठीक है ना? तो इसके कारण से इसको बेस्ट बताया जाता है। ठीक है। यहाँ ये जो सीएनजी है ये एलपीजी से बेस्ट होती है। कारण मैंने बता दिया कि सीएनजी है वो हल्की होने के कारण वायु में फैल जाती है। मान लो बाई चांस ये लीक हो जाती है तो ये नुकसानदायक नहीं है, वायु में फैल जाती है और ये वायु में फैलने के कारण कोई भी प्रकार का नुकसान नहीं करती है। जबकि एलपीजी क्या है? वो भारी होती है और ये नीचे ही रहती है, तो ये इससे खतरनाक गैस है। ठीक है ना? आगे बात सुनिए। अब देखो एक तो इसमें प्रश्न बनता है इन दोनों के फुल फॉर्म का, ध्यान देना। एक तो ये प्रश्न बनता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है। ये तो जैसे हो ही गया, तो सीएनजी और एलपीजी की फुल फॉर्म, तो सीएनजी की तो मैंने बता दी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। जबकि एलपीजी की क्या होती है? इसकी होती है लिक्विड। इसकी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये होती है एलपीजी की। तो एक तो ये फुल फॉर्म ध्यान में रखना आप, एलपीजी क्या होती है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और इसकी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या होती है। अब देखो अपने सीएनजी के उपयोग हो रहे हैं दो, वो और बता देता हूं कि एक तो सीएनजी का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। एक तो सीएनजी का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? इसको साफ कर देता हूं मैं यहां से। एक तो सीएनजी का जो उपयोग है वो किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में। ठीक है। तो सीएनजी के उपयोग सीएनजी का जो उपयोग है वो एक तो किसके रूप में किया जाता है? ईंधन के रूप में किया जाता है। और दूसरा कि जो ये और अन्य जो पेट्रोलियम उत्पाद है उसके स्थान पर भी, जैसे डीजल है, पेट्रोल है, उसके स्थान पर भी सीएनजी को काम में लाया जाता है। दूसरे में क्या लिखोगे कि अन्य जो पेट्रोलियम उत्पाद हैं उनके स्थान पर भी सीएनजी को काम में लाया जा सकता है। ठीक है ना? तो अन्य उत्पादों के स्थान पर, अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर। अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के स्थान पर भी इसको काम में लाते हैं। ठीक है ना? तो ये हो गए सीएनजी के दो उपयोग। अब एक नया टॉपिक पढ़ते हैं अपने आगे, बहुलक। ठीक, तो यहाँ मैंने
बहुलक, पॉलीमर, पॉलीमर जिसे बहुलक को एक अंग्रेजी में अपने पॉलीमर भी कहते हैं। और अभिक्रियाओं को जो रिएक्शंस बताई जाएंगी आगे, बहुलक की बहुत सारी अभिक्रियाएं आएंगी, उसमें ये बहुलीकरण दर्शाया जाएगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुलक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब की बार एग्जाम में बहुलक से नाइलॉन 66 के समीकरण पर एक प्रश्न आया था। नाइलॉन 66 के समीकरण पर प्रश्न आया था, वो मैं आगे बताऊंगा अभी जब ये आपने आगे बढ़ेंगे तो। अभी तो आपने देखा ही नहीं उसको। तो बहुलक एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। लगभग 99% इसमें से एग्जाम में प्रश्न किया जाता है। 99% एग्जाम में इसमें क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है ना। इसमें इंपॉर्टेंट वाली बात यह है, पहले तो अपने इसकी डेफिनेशंस देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, और इसमें इस पर आधारित कुछ अभिक्रियाएं हैं, समीकरण है, रिएक्शंस हैं अलग अलग नाम पर। जैसे अभी मैंने बताया नाइलॉन 66 है, टेरिलेन है, डेक्रोन है, इस प्रकार के नामों पर आधारित समीकरण है। उन समीकरणों को कैसे बनाया जाता है, कैसे उनको प्राप्त किया जाता है, ये चीज़ अपने बनाने की विधि देखेंगे और बाकायदा उन समीकरणों को सरल करेंगे और उनको समझेंगे। जैसे आपने IUPAC नामकरण पढ़ा है उसी प्रकार से, लेकिन वो समीकरण है, ठीक है ना। वो तो IUPAC नाम थे छोटे छोटे, इसमें पूरी समीकरण है, उनको आपको तैयार करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। पीछे वाला तो थ्योरेटिकल था। तो इसमें पहले अपने देखते हैं कि किस प्रकार से इसको बताया जाता है। तो देखो, बहुलक नाम से ही क्लियर है, बहुलक यानी इसमें कई इकाइयां होती हैं। जैसे मैंने परिभाषा बताया है, जब छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़कर या मिलकर, छोटे छोटे जो सरल अणु हैं वो आपस में जुड़कर के एक उच्च अणुभार वाली, यानी अणुभार, और वो भी उच्च अणुभार। अणुभार कैसा? उच्च अणुभार यानी ज्यादा उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला, एक लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यानी श्रृंखला ऐसी जो लंबी हो और अणु भी क्या हो? बड़ा हो, ऐसा अणु बनाते हैं जिसे बहुलक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बहुलक यानी पॉलीमर, ठीक है ना। अब इसमें जैसे अपने मैथ्स में पढ़ते हैं, जैसे n अणु होते हैं उस प्रकार से इसमें भी n इकाइयां होती हैं, ठीक है ना। तो परिभाषा क्या है दोबारा देखना, नाम से ही क्लियर है, बहुलक, बहु यानी ज्यादा, ठीक है ना। एकलक होता है एक, तो ये एकलक से ही बना है। ये एकलक में बहुलक है, ये एकलक में यानी छोटे छोटे जो एकलक है, एकलक की परिभाषा भी आगे वो भी बताऊंगा। तो इसमें बहुलक यानी ज्यादा इकाइयां हैं। तो जब छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़ करके एक उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला युक्त बड़ा अणु बनाते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, बड़ा अणु बनाते हैं बहुलक में, ठीक है ना। जिसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? बहुलक। और देखो यहां देखो, और यह प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? बहुलीकरण। तो देखो इसमें प्रश्न क्या बना, यानी आप ये देखा करो कि जो चीज पढ़ी है उसमें क्या अच्छा प्रश्न बन रहा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न ये बना, बहुलक किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो बहुलक किसे कहेंगे? परिभाषा दे दोगे, छोटे छोटे सरल अणु आपस में जुड़ करके उच्च अणुभार वाली लंबी श्रृंखला बनाते हैं और उसमें एक बड़ा अणु का निर्माण करते हैं, तो उसे बहुलक कहते हैं, ठीक है। और फिर इसी पर आधारित एक प्रश्न और यह प्रक्रिया ही बहुलीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? बहुलीकरण कहलाती है। तो देखो, बहुलक न पूछ करके इसको भी पूछा जा सकता है। तो बहुलीकरण पूछेगा ना, तो पहले आपको बहुलक की परिभाषा देनी पड़ेगी। बहुलक की परिभाषा देख करके इसको लिखना, ऐसे नहीं कि सीधा लिख दिया ये प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है, फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। पहले बहुलक की परिभाषा दोगे, फिर आप बताओगे ये बहुलक वाली प्रक्रिया बहुलीकरण कहलाती है, ठीक है ना। और छोटे छोटे, अब देखो ये दूसरी परिभाषा है, छोटे छोटे अणु एकलक कहलाते हैं। और जो छोटे छोटे अणु है ना, जब भी अभी जो मैंने बताया था, वो जो छोटे छोटे सरल अणु जुड़ रहे थे ना, और वो छोटे छोटे अणु क्या कहलाते हैं? एकलक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? एकलक। बात आ रही है ना समझ में, ठीक है। अब देखो बहुलक है वो कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने यहाँ बताने की कोशिश की है। तो बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? मेन तौर पर बहुलक 2 प्रकार के होते हैं। मेन रूप से बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से बच्चों? प्राकृतिक बहुलक और संश्लेषित बहुलक। देखो
ज़्यादा टाइम न लगे इसलिए मैंने ये चीज़ें नोट करके रखी हैं ताकि आपको समझा दूं डायरेक्टली, टाइम न लगे, ज़्यादा टाइम वेस्ट न जाए आपका। तो पहला बहुलक है प्राकृतिक बहुलक और दूसरा बहुलक कौन सा है, संश्लेषित बहुलक, ठीक है ना। अब नाम से ही क्लियर है, प्राकृतिक यानी जो प्रकृति से प्राप्त होता है और संश्लेषित जो बनाए जाते हैं। संश्लेषित मतलब जो क्या होता है, बनाए जाते हैं यानी कृत्रिम। संश्लेषित में कौन से आएंगे, कृत्रिम, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होते हैं, किसी प्रकार से बनाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संश्लेषित कहलाते हैं। वो आगे पढ़ेंगे। तो देखो इसमें पहला जो है वो है प्राकृतिक बहुलक। पहला कौन सा है, प्राकृतिक बहुलक। तो प्राकृतिक बहुलक क्या है, देखो जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हो, जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हो, ठीक है, और ये केवल पेड़ पौधों व जीव जंतु से प्राप्त होते हैं। प्रकृति से सीधे प्राप्त होते हैं और प्रकृति में भी कैसे, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से ही प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं बच्चों, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। यानी जो प्रकृति से सीधे प्राप्त हो या केवल पेड़ पौधों व जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। अब देखो उदाहरण कौन कौन से होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ लिख रखा है, जैसे प्राकृतिक रबड़ है। रबड़ जो होता है ना, जो प्रकृति से प्राप्त होता है वो रबड़ है, रबड़ प्रकृति से मिलता है। दूसरा स्टार्च है, ठीक है ना, स्टार्च का नाम सुना होगा आपने, 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। सेल्यूलोज है, ठीक है, रेजिन है, इत्यादि, ठीक है ना। प्राकृतिक रबड़, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, रेजिन है, इत्यादि। आगे बात सुन में, ठीक है। रबड़ ये यहाँ पर मैंने नोट कर दिया है। तो प्राकृतिक रबड़ में अपने क्या देखेंगे कि यह वृक्ष से, जो मैंने पहले ही बताया था, प्रकृति से प्राप्त होता है। यह एक वृक्ष से द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है। प्राकृतिक रबड़ प्रकृति से प्राप्त होता है और एक पेड़ से, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है ये, ठीक है, पेड़ से या वृक्ष से द्रव्य के रूप में प्राप्त होता है, ठीक है, जिसे रबर क्षीर, जिसे क्या कहते हैं, रबर क्षीर भी कहते हैं या लेटेक्स कहते हैं, या क्या कहते हैं, लेटेक्स। तो ध्यान देना, देखो इंपॉर्टेंट चीज है कि लेटेक्स क्या चीज है। इस नाम से क्वेश्चन आ जाता है, लेटेक्स क्या चीज है। अभी मैंने पहले बताया था, आपको ध्यान रखना है कि किस नाम से प्रश्न बनता है। इसे रबर क्षीर या लेटेक्स कहते हैं। यह आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। ये किसके बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है, यानी बनाया जाता है। अभी बताऊं आगे कैसे बनाया जाता है, प्राप्त किया जाता है। लेटेक्स में एसिटिक अम्ल मिलाकर ठोस में बदलते हैं। लेटेक्स जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल का सूत्र पढ़ा था 5वें पाठ में, ध्यान होगा आपको, अम्ल सार वाले में। इसमें एसिटिक अम्ल मिलाकर के ठोस में बदलते हैं, क्योंकि केमिकल होते हैं सारे। और यह कम प्रत्यास्थ वो होता है जिससे खींचने पर, प्रत्यास्थता गुण होता है जिससे खींचने पर बढ़ जाता है। जैसे रबड़ होता है ना, खींचने पर बढ़ाया जा सकता है, वो प्रत्यास्थता का गुण होता है। यह कम प्रत्यास्थ व कम तनन सामर्थ्य वाला होता है। सामर्थ्य शक्ति होती है और ये तनन सामर्थ्य इसका क्या होता है, कम होता है, ठीक है ना। अतः इससे परिष्कृत यानी शुद्ध परिष्कृत उत्पाद नहीं बना सकते। अतः इससे परिष्कृत यानी शुद्ध उत्पाद नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है ना। अब देखो एक चीज मैंने यहाँ लिखी आगे लाइन निकाल करके कि तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए मैंने इधर चिन्ह लगा रखा है तनन सामर्थ्य के नीचे। तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर जो है, तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं और यह वल्कनीकरण कहलाता है। सल्फर मिलाकर क्या करते हैं, गर्म करते हैं और यह क्या कहलाता है, वल्कनीकरण कहलाता है, ठीक है ना। तनन सामर्थ्य बढ़ाने के लिए, ये तो देखो इसमें तो कम है और इसमें बढ़ाएंगे तो सल्फर मिलाकर गर्म करते हैं और यह प्रक्रिया बच्चों वल्कनीकरण कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, वल्कनीकरण। याद रखना, यह वल्कनीकरण में क्या होता है, यह रबड़ कम घिसने वाला होता है। वल्कनीकरण से प्राप्त रबड़ कम घिसने वाला, मजबूत और कठोर होता है। मजबूत और क्या होता है, कठोर होता है और अप्रत्यास्थ भी होता है। और क्या होता है, अप्रत्यास्थ। प्रत्यास्थ तो अभी बता दिया मैंने, जो जिसको
खींच करके बढ़ाया जा सके वो प्रत्यास्थता का गुण कहलाता है। ठीक है ना। अब आप देख लो है प्रत्यास्थ उसका उल्टा हो गया। ठीक है। अब मैंने ये जो कैसे बनाया जाता है प्राकृतिक रबड़ इसका समीकरण लिखा है जो अभी मैं जिक्र कर रहा था एग्जाम्पल के तौर पे कि N यहाँ लिखा है, ये ब्रैकेट है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, फिर नीचे CH3 डबल बॉन्ड CH2। ये आइसोप्रीन का सूत्र है। ये किसका सूत्र है? आइसोप्रीन का सूत्र है। आइसोप्रीन के बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। अभी ऊपर लिख रखा है देखो हो रहा, आइसोप्रीन के बहुलीकरण से इसको बनाया जाता है। तो आइसोप्रीन का यहाँ मैंने लिख दिया देखो पोली का अर्थ हुआ पॉलीमर, पॉलीमर अर्थात बहुलीकरण। ठीक है ना। तो आइसोप्रीन के बहुलीकरण से मैंने यहाँ देखो ये समीकरण प्राप्त किया जो पोली आइसोप्रीन कहलाता है। जो क्या कहलाता है? पोली आइसोप्रीन कहलाता है। ठीक है। और ये मैंने बनाया जो प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। जो क्या कहलाता है? प्राकृतिक रबड़ कहलाता है। ठीक है ना। अब देखो कैसे कि यहाँ से ये डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ आ गया और ये डबल बॉन्ड आगे टूट करके आगे चला गया। तो ये जो फॉर्मूला है आइसोप्रीन का वो पॉली आइसोप्रीन में चेंज हो गया और ये जो सूत्र बना वो किसका बन गया? प्राकृतिक रबड़ का। ये सूत्र किसका बन गया? प्राकृतिक रबड़ का। ठीक है ना। तो ये समीकरण होगी। बात आ गई होगी समझ में आपको। यहाँ जो N लगा था वो यहाँ लगा दिया, यहाँ N लगा था वो यहाँ पर लग जाएगा इसमें। ये पॉलीमर में ध्यान रखने वाली बात है। तो इसमें नॉर्मल समीकरण है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और इसको और आगे पढ़ेंगे अपने आगे की क्लास में। और आज के लिए इतना ही। इसमें प्राकृतिक रबड़ अपने पढ़ा है, बहुलक में अपने अध्ययन किया है। ठीक है। और भी पीछे जो टॉपिक पढ़े हैं वो आपको अच्छे ढंग से तैयार करने हैं। और मैं ये आशा करता हूँ कि आप वीडियो लगातार देख रहे होंगे और उन्हें अच्छी तरीके से भली भांति तैयार भी कर रहे होंगे। और लगातार आप अपने दोस्तों को इसको शेयर करें ताकि हमें काम करने का उत्साह लगातार बना रहे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।